कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए जो तीनों सा है और हा है, जो तीनों सा है और हा है इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जो ता था दा धा ना है एक ता वर्ग के अंतर्गत आता है, ये वाला चा वर्ग के अंतर्गत आता है। टा ठा डा ढंड अंग अण एक कहाँ आता है? टा वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। इसके अलावा सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण मैंने बता ही चुका हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो या रा ला वा व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन आता है? तो स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक आता है। कौन सा? का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन में आता है। और तीनों सा और हा कहाँ पर आते हैं? तीनों सा हा आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या रा ला वा आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर मा तक आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। देखिए जो ओष्ठ पा फा बा भा मा ये सभी के सभी ओष्ठ ध्वनि होती है। तो पा फा बा भा मा में फा आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए जब आ जाता है तो इसे अकारांत कहा जाता है। अगर ई आ जाता है तो इसे इकारांत कहा जाता है। अगर ऊ आ जाता तो उसे उकारांत कहा जाता है। अगर बड़ा वाला आ जाता है तो इसे आकारांत कहा जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी शब्द के अंत में जो स्वर का जो वर्ण आएगा उसी में अगर आप रांत का और रांत जोड़ देंगे तो वही बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए शब्द के अंत में आ जाता ई तो ये बन जाता इकारांत। जैसे मान लीजिए शब्द के अंत में ऊ होता तो इससे बन जाता है उकारांत। अगर किसी के शब्द के अंत में बड़ा वाला आ जाता तो इसे ये बन जाता आकारांत। अगर किसी शब्द के अंत में छोटा वाला आ जाता तो इसे बन जाता है आकारांत। अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर री आ जाता, क्या आ जाता? री आ जाता तो इससे बन जाता रिकारांत। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी शब्दों के अंत में जो वर्ण आता है उसी का आकारांत बनता, उसी का करांत बनता है। मतलब कि का करांत आपको जोड़ना है। जैसे ई आता तो इकारांत, ऊ आता तो उकारांत, तो करांत आपको जोड़ना है। जब कोई भी वर्ण अगर पूछेगा आपसे अंत वाला तो उसी में आप करांत जोड़ दीजिएगा, वो शब्द आपके सामने मौजूद हो जाएगा। देखिए अगला है कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो जो व्यंजन के अलावा जो व्यंजन होगा वही स्वर हो जाएगा। देखिए बा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? देखिए मैंने अघोष कौन सा वर्ण बताए थे? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तीनों सा। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सा को मैंने बताया था अघोष है। इसके अलावा सभी के सभी सघोष है। तो देखिए जो पा है पहला वर्ण है, टा है पहला वर्ण है, फा है दूसरा वर्ण है, जबकि जो दा है वो तीसरा वर्ण है, इसलिए यही घोष हो जाएगा। बाकी सभी के सभी सघोष हैं। सभी के सभी क्या हैं? अघोष हैं। सघोष या घोष एक ही शब्द है, जबकि अघोष दूसरा शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध वर्ण समूह हैं उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कि बोला जा रहा है कंठ वाली ध्वनियाँ कौन है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कि का वर्ग का खा गा अंगा ये सभी के सभी कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान के मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो देखिए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इसे मैंने आपको बताया था ऋतु रसायण मूर्धा, यानी कि टा वर्ग वाला जो शब्द होगा वही मूर्धन होगा। तो टा ठा डा ढा कौन सा है? ये वाला है। तो यही क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण मैंने बताया था आप लोगों को, जो पहला वर्ण है तीसरा वर्ण है, पहला है तीसरा है और
पांचवा वर्ण है, इसके अलावा जो स्वर हैं ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए का और गा का पहला है और गा तीसरा वर्ण है, इस तरह से ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा है। आगम निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो मतलब कि जो अघोष के अलावा कोई घोष वर्ण है, तो देखिए पहला दूसरा अघोष होता है, तो चा हो गया, छा हो गया, का खा हो गया, ये सभी के सभी अघोष हैं, जबकि माँ क्या है, घोष या सघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है, तो जो इसमें से स्वर होगा वही नहीं होगा, तो ऊ क्या है, स्वर है, इसलिए वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब कि ओष्ठ कौन सी नहीं है, पा फा बा भा मा में से कोई शब्द अगर नहीं है तो वही ओष्ठ हो गया। देखिए ता जो है, ता कहाँ से बोला जाता है, दंती से बोला जाता है, जबकि ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। अब आगे अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वर्णों की संख्या 52 है। निम्नलिखित नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जो पंचमाक्षर जो है, जितने पंचमाक्षर जो वर्ण है वो सभी के सभी नासिक के अंतर्गत आते हैं, नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ऐसे वर्ण ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो एदयतो कंठतालु मैंने आपको बताया था, तो एदयतो कंठतालु उदयतो कंठोष्टम, ये सूत्र 2 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र याद रहेगा तो आपको आसानी, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया जाता है, तो देखिए जो श्री है इसे मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता है। ये निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द को द्वितीय व्यंजन है, तो द्वितीय व्यंजन कौन है, द्वितीय मतलब जो वर्ण 2 बार आया हो, तो कौन सा है, दिल्ली वाला सही हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर कोई भी वर्ण 2 बार आवृत्त हुआ होता तो हो जाता। सा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कौन सा होते हैं, ये भैया ऊष्म व्यंजन होते हैं, जबकि स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, का से लेकर माँ तक, और स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, का से लेकर माँ तक ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो जो छा ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम कहाँ रखा जाएगा, देखिए का के बाद सा, देखिए जो एक छा है एक का और सा से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है, तो का के बाद ही छा आएगा ना, का के बाद ही छा रखा जाता है। जैसे अगर ज्ञा का पूछेगा तो ज्ञा जा और इया से मिलकर बना है, किससे, ज्ञा जा और इया से मिलकर बना है, तो जा के बाद ज्ञा को रखा जाएगा। त्रा का अगर पूछेगा तो त्रा ता और रा से मिलकर बना है, तो ता के बाद त्रा को रखा जाएगा। तो इस तरह का के बाद छा को रखा जाएगा और जा के बाद ज्ञा को रखा जाएगा, ता के बाद त्रा को रखा जाएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ज्या और इया वर्णों से मिलकर बना है। आघोष वर्ण कौन सा है, तो आघोष वर्ण सा है, सा आघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छद है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है, ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब कि दंत वाला के अलावा कौन, ता वर्ग के अलावा कोई वर्ण आया है तो वही नहीं है, तो ता था दा धा न, टा दूसरे वर्ण का है ना, तो टा वाला सही हो जाएगा। अमानक वर्ण है, तो जो ये भाव लिखा गया है ये पहले प्रयुक्त होता था, आजकल ये प्रयुक्त नहीं होता है, इस तरह से अमानक। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो का और सा से, का और सा से बना है छा वर्ण, का और सा से बना है छा वर्ण। हिंदी वर्णमाला में माला के स्वरों कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। अगर यही संस्कृत में पूछता तो 9 हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो स्वर इसमें से जो नहीं, ज्या नहीं है, ज्या व्यंजन है, तो ज्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग का नहीं है, टा ठा डा ढा अणा, तो घा जो है वो कहाँ का वर्ग का है, टा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या मूल कितनी है, तो मूल संख्या कितनी है, 33 है। मूल संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है,
33 है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो आ क्या है? आ पश्च स्वर है, जबकि ये लघु वाला आ मध्य स्वर होता है। ठीक है, ये पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग देखिए यहाँ पर सीधा सीधा विसर्ग का चिन्ह ही यही होता है, विसर्ग का चिन्ह ही यही होता है। तो विसर्ग से चिन्ह जहाँ पर लगा है वहीं पर हो जाएगा, नहीं इस पर ही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो देखिए स्वर कौन सा है? आय है, ए आई ओ और जो 11 स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया है कि आप देखते ही आंख मूंद कर मार देंगे, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन है? या रा ला वा सा, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन 4 है, तो यह आया है, तो यह सही हो जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने बताया था ओ उदयतो कंठोष्ठ ना, उदयतो कंठोष्ठम, तो उदयतो कंठोष्ठम यही हो जाए, कंठ और ओष्ठ। और चा और छा वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा, चा छा जा छा, इचू यसानाम तालु, आपका सूत्र याद हो गया। तो इचू यसानाम, इचू चा का मतलब चा वर्ग, चा छा जा जा, यह सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ऐसे ही आप सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा, यकीनन मानिए पूरी क्लास बीतते बीतते आपको पूरा सूत्र भी याद हो जाएगा, पूरा वर्णमाला भी याद हो जाएगा। का है, गा है, जा है, फा ध्वनियाँ किसकी है? तो ये सभी के सभी अरबी और फारसी की है। किसकी है? अरबी और फारसी की है। तालब व्यंजन है, तालब व्यंजन है। तो देखिए जो चा छा जा झा ये सभी के सभी इचू ऐसा नाम है तालु, सभी के सभी तालब व्यंजन है, या तालु व्यंजन कहे या तालब व्यंजन चाहे कहे वो बात एक ही है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? मतलब कि जो अघोष पहला दूसरा वर्ण अगर आया है तो वही सही हो जाएगा। देखिए ता जो है पहला वर्ण है इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि अघोष कौन होता है? पहला दूसरा वर्ण, तीनों सा अघोष होता है, बाकी सब सघोष होता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए आप यहाँ से देख कर ही देखिए, कृपा में भी री का प्रयोग किया गया है, कृष्णा में भी री का प्रयोग किया गया है, दृष्टि में भी री का प्रयोग किया गया है, जबकि आज में कोई री का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती है उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओदैतो ओदैतो कंठोष्टम, एदैतो कंठ तालु है, ओदैतो कंठोष्टम है। कौन सा? ओदैतो कंठोष्टम है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो 52 है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो 52 है। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? तो देखिए दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व। स्वर ध्वनि के तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए पहले ह्रस्व होता है, उसके बाद दीर्घ होता है, उसके बाद प्लुत स्वर होता है। इसे एक मात्रा काल कहा जाता है, इसे दीर्घ को 2 मात्रा काल कहा जाता है, जबकि प्लुत को 3 मात्रा काल की ध्वनियाँ भी कहते हैं। देखिए आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वाक वर्ण का वैष्टिक है। तो देखिए जो आपका है दृष्टम, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, नियुक्त, ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? तो जो ये या है, या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो जो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा, कौन कौन सा? दूसरा और चौथा होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा है? तो ध्वनि है या वर्ण है, ध्वनि या वर्ण। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सा है? चा है, अल्प प्राण चा है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं, जो का से लेकर माँ के अंतर्गत नहीं आएगा वही स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, या जो कि है माँ के बाद आता है ना, तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत या नहीं आएगा।
या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो देखिए जो आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, जो का खा गा घा अंगा, ये सभी के सभी का कंठ से बोले जाते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की स्वध्वनि जो होती है उसे तालब के नाम से जाना जाता है, तालब ध्वनि के नाम से जाना जाता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ जो है वो ओष्ठ नहीं, जबकि आ कौन है? आ कंठ से बोला जाता है। अल्प प्राण ध्वनियों कौन सा समूह है? तो अल्प प्राण देखिए चा छा, छा महाप्राण है, जा छोड़ अल्प प्राण है, झा महाप्राण है, इया अल्प प्राण है। तो चा झा इया ये सभी के सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं है, रंग जाति अक्षर है। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ता। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। कि किस शब्द के री स्वर नहीं है? तो देखिए रिवाज में री स्वर नहीं है, बाकी कृष्णा कृपा दृष्टि में री शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मैंने अभी पहले भी बताया था। दंतव्य वर्ण है, दंत मतलब वही दंती वर्ण कौन है? ता था दा धा ना, ये सभी के सभी दंती वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ है। कौन सा है? कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो जो ये संतान पहले आएगा, उसके बाद सकल आएगा, सक्षम आएगा, फिर सचल आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो देखिए जो था है यही सबसे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हिंदी शब्दकोश में आन और आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो जो आ है, आ के साथ अंग भी आता है और आ के साथ ही आहा शब्द का भी प्रयोग होता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? काय और सा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यही आप देखिए। और आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप 100% सही करके आएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है? तो देखिए जो जिसमें मात्रा का प्रयोग न किया गया हो, तो देखिए जो कलरव है इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आमात्रिक हो गया। आयोग वाह कहा जाता है? तो जो विसर्ग होता है इसी को आयोग वाह के नाम से भी जाना जाता है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धन ये सूत्र है। इसके अलावा प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रश्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अंग आहा क्या कहलाते हैं? तो आयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयोग वाह कहलाते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए छद भी है, त्र भी है, स्र भी है, लेकिन सा मूर्धन सा नहीं है, मूर्धन सा नहीं है। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है तो जा है। कौन सा? जा है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 माना जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है, मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ। एक के उच्चारण स्थान का है तो एक दयतो कंठ तालु, ये दयतो कंठ तालु। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? देखिए या रा है, हा नहीं है। आघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? सा वर्ण हो जाएगा। देखिए मेन कॉन्सेप्ट आप क्लियर अगर आपका हो गया है तो आप इन प्रश्नों को जल्द से जल्द लगाते हुए चले चलेंगे। हिंदी की तालब ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की जो तालब ध्वनियाँ होती, इचू यसा नाम तालु चा छा जा झा, ये सभी के सभी तालब ध्वनियाँ हो जाएंगी, तालब ध्वनियाँ हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो देखिए जो पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, वो सभी के सभी अल्प प्राण होता है। तो ता वाली ध्वनि पहली है।
अल्प प्राण हो गया। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो जो था है ये घोष भी है, स्पर्श भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है। तो इस तरह से हो गया। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो माँ है। देखिए ओष्ठ, ओष्ठ किस में आएगा? माँ में आएगा, था में नहीं आएगा, दा में नहीं। ऐसे आप ऑप्शन से काट के प्रश्न को किया करो, ऑप्शन से काट कर प्रश्नों को सॉल्व किया करो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ई है, क्या है? स्वर समृद्ध है। हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ है। तो हिंदी की जो मूर्धन ध्वनियाँ हैं वो ऋतु, रसाराम, मूर्धा, टाठा, डाठा, अणा, ये सब क्या है? ये सब मूर्धन के अंतर्गत आता है। हिंदी की बा ध्वनि है। तो जो हिंदी की बा ध्वनि है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी के सभी ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो देखिए ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी के सभी दंत स्वरी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो जो ई है वो समृद्ध है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ, ता, था, दा, धा, ना, तथा, ता, था, दा, धा, ना, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ पूछ रहा है तो वाकारस्य दंतोष्टम होता है। सूत्र एक उसी से लगा सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन ध्वनियाँ हैं? तो मूर्धन कौन हो? टा, ठा, डा, ढा, अणा होती हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है। देखिए रिपीट कितनी बार प्रश्न हो रहा है, इसको आप क्लियर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो जो ला है वो पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से लुंठित पूछता तो रा हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए जो सा है मूर्धन, ये नहीं होगा। बाकी छत्र, ज्ञा, स्रा होता है। यार अलावा किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा है? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो या और रा या और वा क्या है? अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो ये फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्रा, ज्ञा, त्रा, छत्रा, ज्ञा और सा ये वाला सा, ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी के सभी क्या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत केवल और केवल 4 वर्ण आते हैं जो मैंने बता दिया। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक कौन? पार्श्विक ला। देखिए पार्श्विक व्यंजन है यानी ला को कितनी बार? कम से कम 6 से 7 बार मैंने अभी तक आप लोगों को बता चुका हूँ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ उ किस प्रकार की स्वर है? तो दीर्घ उ कैसा है? पार्श्व संयुक्त है। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ कौन सी स्वर ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखिए जो महाप्राण नहीं तो पहला, तीसरा, पांचवा में कोई होगा। तो देखिए जो जा है तीसरा वर्ण है तो ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये दय तो कंठ तालु। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा है क्या? व्यंजन संघर्षी है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन संघर्षी है? तो ज्या हो जाएगा स्पर्श व्यंजन संघर्षी में ना। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निष्प्रिय। देखिए निष्प्रिय 2 बार हो गया रिपीट। कितनी बार? 2 बार रिपीट। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रश्न आ चुके हैं 2 बार 3 बार, वो प्रश्नों को रिपीट हो रहे हैं। तालव्य व्यंजन है। तो देखिए तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? देख इचू, यसा, नाम, तालु। तो जो इचू मतलब ई और चा वर्ग का चा, छा, जा, झा, इया, ये सभी के सभी तालव्य व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो देखिए जो आघोष होता है वो पहला वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है, तीनों सा होता है, घोष होता है, बाकी सब घोष होता है या सघोष होता है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीनों सा आया है। देखिए जो ता है वो पहला वर्ण आ गया है। किस शब्द में रि शब्द स्वर का प्रयोग नहीं है? तो देखिए जो आज, ये भी देखिए सेम ऑप्शन सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये आरआरबी एग्जाम 2010 में आया था, वो भी किसी एग्जाम में ही आया था। अब देखिए जो विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है उस पर मैं बात करूँगा। वर्णमाला वाला टॉपिक आपका समाप्त हुआ, अब विराम चिन्ह वाले पर मैं प्रश्न किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है?
किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है? तो देखिए जो सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें आश्चर्यवाचक न विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसमें विराम का चिन्ह नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखिए निर्देशक भी है, लाघव भी है, विवरण भी है, लेकिन उपदेशक नहीं है। उपदेशक नहीं है चिन्ह, ये उपदेशक चिन्ह नहीं आता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले, विचार ले, तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम का। लास्ट में अगर पूरा संपूर्ण वाक्य समाप्त हो जाए तो लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो विराम चिन्ह संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है। ठहराव या रुकना होता है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा को विराम चिन्हों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है, यानी 20 है। अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो देखिए जो इस तरह से अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है वही है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो देखिए क्या उचित विराम चिन्ह अल्प विराम भी है। आशीष, यहाँ आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल के बाद और लगा है तो यहाँ तक हो राजा तक, यहाँ पर विराम चिन्ह का ही प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो अल्प। आनंद घर आया तो यहाँ पर क्या अल्प विराम के चिन्ह, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इस तरह से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर लिखा भी गया है। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कौन सा विराम चिन्ह? तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग लगेगा। पहुंचा के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, उसके बाद शुरुआत होगा दूसरे वाक्य। अगला प्रश्न देखिएगा, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम चिन्ह का। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम चिन्ह का। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वाले अल्प विराम चिन्ह और उप विराम चिन्ह में प्रयोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न आपको। ठीक, जैसे मैंने अभी जल्दी में लगा दिया। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम। अल्प विराम की चिन्ह की बारंबारता है भाई। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या लगेगा? अल्प विराम चिन्ह। खिलाड़ी है कल ना, इस तरह से अल्प विराम हो गया। अब देखिए, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तो अल्प विराम का माँ के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्प विराम चिन्ह इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आप पूछूं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग
होता है। किसका होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य का अंत हो जाता है, तो वहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो छंदों के चरण की समाप्ति पर क्या किया, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तुम कब आओगे? देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ जा रहा है, तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम कब घर आओगे, कब, कौन, क्या, ये सारे शब्द अगर आ जाएं तो वहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो विस्मयादि बोधक, आह, आहा, ये सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो उद्धरण चिन्ह का। किसका? उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। भूल सुधारने अथवा किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का, किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो जो वर्गाकार कोष्टक होता है उसका प्रयोग किया जाता है त्रुटि को सही दिखाने के लिए। किसका? त्रुटि को सही दिखाने के लिए। विवरण चिन्ह को पहचाने, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो देखिए जो ये इस तरह से जो आप जब कोई हेडिंग वेडिंग डालते हैं, जैसे आपने लिखा जीवन परिचय, क्या लिखा? जीवन परिचय, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, उसके बाद अंत में आपने ऐसे लिख दिया। जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही विवरण चिन्ह के प्रयोग के चिन्ह के नाम से विवरण चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं। पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो देखिए जो बार बार आता है उसे पुनरुक्त, यानी कि जो आप लाघव चिन्ह जो ईस्वी वगैरह हम लगाते हैं ना, डॉक्टर वगैरह में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो रेखा के नाम से। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम का एक और, जहाँ पर त्रुटि होता है वहाँ पर इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख दिया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्य, देखिए जो जहाँ पर बराबर की बात की जाए, तुलनात्मक, ये यहाँ पर बराबर का प्रयोग होता है, बराबर वाले चिन्ह को ही तुल्य का सूचक चिन्ह कहा जाता है। देखिए पाद बिंदु चिन्ह को पहचाने। कौन सा? पाद बिंदु चिन्ह को पहचाने। तो पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? जो भाग की तरफ चिन्ह होता है उसे ही पाद बिंदु कहा जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। जो समाप्ति सूचक चिन्ह होता है वो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो देखिए जो वैदिक है, वैदिक में ए स्वर नहीं है, बाकी सभी के। देखिए यहाँ पर पैतृक, यहाँ पर पैतृक, यहाँ पर ये दोनों अपवाद, दोनों इसमें तो है ए का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर वैदिक में भी है और पैतृक में भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, जहाँ आप इसमें मान लीजिए दिया गया है लेकिन आपके प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, इस तरह से आप देखिएगा कि जहाँ पर ए का प्रयोग किया गया होगा और कहीं पर नहीं किया गया होगा तो उसी को आप पहचानिएगा और लगा दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी स्वर पूछ सकता है, तो कुछ थोड़ा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी प्रयोग किया करें। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है लाघव चिन्ह को। जैसे ईस्वी में आपने इस तरह से ना, डॉक्टर में आपने इस तरह से जो प्रयोग करते हैं चिन्ह, वही है क्या? लाघव चिन्ह होता है। सही विराम चिन्हों का वाला वाक्य है। तो देखिए जो आपका तुमने तो नाम ही डुबो दिया। देखिए विस्मयादिबोधक जहाँ पर आता है वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है, उसके तुरंत बाद ही चिन्ह लगता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
देखिए जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो आपका देखिए जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का। कोष्टक देखें, जैसे आप मान लीजिए कोई वो शब्द लिखा, वो बहुत ही कठिन शब्द है तो उसकी आपने कोष्टक में इंग्लिश लिख दिए, या इंग्लिश में आप लिख रहे हैं कोई शब्द कठिन है या हिंदी में लिख दिया आपने, तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ इसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।